ऐसा कभी कभार होता होगा कि जो हम काम सोच करके निकले हैं घर से, वो काम पूरा हो जाए, या हम वही काम करने के लिए पहुंचे जिस स्थान पे मुझे जाना था। या फिर ऐसा कभी कभार ही होता होगा कि आप जो काम सोच कर घर से निकले थे करने के लिए, वो पूरा नहीं हुआ। अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग बातें फिट हो रही होंगी। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इसी से रिलेटेड हमारी श्रृंखला की आज की कहानी है। प्रेमचंद का ही लिखा हुआ है, मोटर के छींटे। तो इससे पहले मैं कहानी की शुरुआत करूं और आपके साथ जुड़ जाऊं, कुछ ऐसी बातें हैं बरसात के विषय में, बारिश के विषय में। ऐसे तो बारिश के मौसम को, बारिश का महीना को बहुत रोमांचक कहा जाता है। कई कवियों द्वारा, लेखकों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा अपने अपने शब्दों से उकेर करके इसे एक भरसक रंग देने का प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं कि हर बारिश की आती बूंदें किसी के चेहरे पे खुशियां लाए। ऐसे बहुत से घर हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत सा ठिकाना है, ऐसे बहुत से जगह हैं जहां बारिश के नाम से लोग कांप जाते हैं अंदर तक। कुछ ऐसे भी घर हैं, ओह, बारिश का मौसम है, खाना से ज्यादा ध्यान पानी पे रहेगा। आज ये भी सुन रहा है। आज ये भी सुन रहा है, और साथ में एक और चीज है, चाय। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। बारिश का मौसम में भारत की कहानी हो, बारिश का मौसम के बाद सड़क पे जो गड्ढे होते हैं उसमें पानी ना भरा हो, बिना इसका जिक्र किए कहानी बन ही नहीं सकता है। तो प्रेमचंद जी ने अपने शब्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सलीके से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रखते हुए इसे सजाते गए और कहानी पूर्ण हो गया है। हाँ भाई, तुम्हें ज्यादा पसंद आ रहा है तो उठ जा थोड़ा, उधर भी तो बात करना है, उधर तो बात कर लेने दे पहले। तो कहानी है कि एक पंडित जी थे, घर से निकले थे अपने यजमान के यहाँ जाने के लिए। जैसा इनके कहानी में चरित्र चित्रण किया गया है पंडित का, हष्ट पुष्ट भीमकाय से थोड़ा मध्यम, थोड़ा कम ही शरीर था पंडित जी का। उभरी हुई तोंद थी, नहा धोआ के ललाट पर तिलक लगाए, धोती पहने, अंगिया डाले हुए, गमछा, धोती के साथ पहले के लोग वस्त्र पहनते थे, अंगिया डाले हुए थे। बाईं कंधे से दाईं तरफ आता हुआ जनेऊ था, और मन में ये सोच के वस्त्र धारण कर रहे थे, अपना सब कपड़ा बदल रहे थे, तैयार हो रहे थे नहाने के बाद, कि भाई यजमान तो वही ठीक है जो बिन मांगे खिलाता जाए, खिलाते पे खिलाता जाए, रुके नहीं। अरे पंडित जी एक और रसगुल्ला, बस बस एक और बच गया है, बस पंडित जी एक और मैं मना करता जाऊं, ना ना यजमान अब बहुत हो गया, अब ना, उसके बाद हाँ भाई तुम ही सुन ले पहले। हाँ भाई, हाँ जजमान, अब और नहीं। और जजमान एक एक करके, एक एक करके, एक के बाद एक थाली में रसगुल्ला परोसता चला जाए। तो पंडित जी कुछ इस प्रकार से
इच्छा रख रहे थे कि जिस यजमान के यहाँ जाना हो वो यजमान कैसा हो। उनका ये भी मानना है कि वैसा यजमान के यहाँ जाके क्या फायदा जो खिलाने से पहले रोनी सी सूरत लेकर के बैठ जाए। हाँ, सही में ये भी बोल रहे हैं। हाँ, तो वैसे यजमान का क्या फायदा कि रोनी सी सूरत लेकर के आपको खाना परोसे। उससे क्या है कि जो क्षुधा भूख होती भी है ना वो मिट जाती है पंडित जी के हिसाब से। और वो यजमान जो पंडित जी के मना करने के बावजूद भी एक के बाद एक के बाद एक करके रसगुल्ला थाली में प्लेट में डालता चला जाए और पंडित जी को आग्रह पूर्वक खिलाता चला जाए। वैसे पंडित जी जा रहे थे किसी एक यजमान के यहाँ। यजमान इनका वैसे ही थे, एक के बाद एक रख करके खिलाने वाले। तो पंडित जी जा रहे थे कुछ शादी ब्याह का दिन तारीख ठीक करने के लिए। बारात किस दिन निकलना चाहिए, घृतधारी किस दिन होगा, मड़वा किस दिन होना चाहिए, ये सब सारा दिन तिथि निर्धारित करने के लिए जा रहे थे। अब पंडित जी नहा लिए, धोवा लिए, वस्त्र धारण कर लिए, पहन लिए और जाने लगे। पिछली रात खूब बारिश हुई थी। अभी मैंने इसलिए जिक्र भी किया था इसका। बारिश हर किसी के चेहरे पे खुशी लेकर के आ जाए ये ज़रूरी नहीं है कि बारिश का मौसम हर किसी के लिए अच्छा ही हो। और देखते हैं आगे कहानी में कि बेचारे पंडित जी के साथ क्या होता है। और इससे अभी के संदर्भ में आप रिलेट करोगे तो पंडित जी एक बहुत बड़ी सीख दिए हैं जो लोग पैदल चलते हैं रोड पे, उनको लेकर के खास करके बहुत बड़ी सीख दी है कहानी के माध्यम से ही। एकदम चाय पीते पीते मैं कहानी सुना रहा हूँ। आप भी हो सके तो चाय पीते पीते सुनना, कोई इशू नहीं है। तो पिछली रात खूब बारिश हुई थी और बारिश की वजह से सड़क पे जो छोटे छोटे प्याले होते हैं, गड्ढे जो प्याले होते हैं वो पानी से भर जाता है। जो गड्ढे होते हैं वो भर ही जाता है अमूमन। पंडित जी अपने धुन में चले जा रहे थे। दिन तारीख बता दूंगा, यजमान खूब खिलाएगा। वैसा यजमान भी था, उनका पुराना यजमान था, खूब खिलाएगा। तो पंडित जी अपना यही सब सोचते विचारते रास्ते से जा रहे थे। अचानक एक मोटर छप छप करती हुई काफी तेज गति से, पंडित जी जा रहे हैं, बगल से मोटर गाड़ी आई और छप करके निकल गई। अब मोटर गाड़ी का छप करके निकलना और मोटर के द्वारा पानी के छींटे उड़ाना। पानी का छींटा उड़ा, गंदा मटमैला, और पंडित जी के सफेद धोती और जिनका जितना भी वस्त्र था उनको गंदा कर दिया, मटमैला कर दिया। सिर्फ वही नहीं, शरीर पर भी उन वो जो गंदे पानी के छींटे थे, रोड वाले गड्ढे के छींटे थे, वो शरीर पर भी लग गया था। तो कपड़े भ्रष्ट, देह भ्रष्ट हुई सो अलग, आर्थिक क्षति हुई। जो कपड़े धोने में अब सर्फ साबुन लगेंगे वो तो इनकी गलती की वजह से नहीं हुई ना, वो तो उस मोटर वाले की गलती की वजह से हुई। तो पंडित जी हिसाब लगा रहे हैं कि मेरी कितनी क्षति हुई। कपड़ा भ्रष्ट हुआ अलग, देह गया वो अलग, आर्थिक क्षति हुई वो तो अलग ही समझ लो भाई। अगर पंडित जी के मन में विचार आया कि यदि मोटर वाले को पकड़ पाता तो पकड़ के अभी उसकी ऐसी मरम्मत करता कि वो भी याद करता। पर मन महसूस करके पंडित जी रह गए। अब इस वेशभूषा में तो भाई हम यजमान के घर नहीं जा सकते हैं। इस वेशभूषा में हम यजमान के घर नहीं जा सकते हैं।
और घर यहाँ से तकरीबन 1 मील दूर पर है, वहाँ भी नहीं लौट सकते हैं। तब किया क्या जाए? क्या किया जाए? बता दो। तब क्या किया जाए? पंडित जी विचार करने लगे, किया जाए? और विचार करके उन्होंने निश्चय कर लिया। इधर-उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर करके इकट्ठा कर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगे। अब की इधर से कोई गुजरे तो बताता हूँ फिर। संयोगवश उसी क्षण एक मोटर उधर से आती हुई पंडित जी को दिखाई दी। अब पंडित जी अपना हथियार के साथ तैयार। गाड़ी जैसे पास आई, उनकी भौहें थोड़ा तन गई। आंख खुल गया। बाँछें खिल गई। अरे ये तो वही है जो इधर से जा रहा था छींटा उड़ाते हुए। ये तो वही गाड़ी है। रुक, मैं इसे बताता हूँ। तो मन में विचार किया कि मालूम पड़ता है कि ये जो गाड़ी है वो अपने मालिक को लेने गई होगी और वो लेकर के लौट रही है। ज्यों ही समीप आई गाड़ी, पंडित जी निशाना लगा करके ठाए, एक हथियार छोड़ दिए गाड़ी के ऊपर। टन से लगा गाड़ी के ऊपर जाकर के। गाड़ी धीमा होना शुरू हुआ। दूसरा उठाया पत्थर, एक और। इस बार गाड़ी का शीशा, खिड़की का जो शीशा था वो टूट करके चकनाचूर हो गया और जो पत्थर था वो, उसमें बिलायती साहब बैठे हुए थे, बहादुर साहब। उनके गाल पर लगी जा करके और कट गया, खून वगैरह निकलने लगा। अब जो गाड़ी के मालिक थे राय बहादुर साहब, वो तो गाड़ी खोल कर एकदम तैश में बाहर निकले। कौन है रे, देखता हूँ कैसे पत्थर चला दिया, कौन क्या कर रहा है, ऐसे सोच के वो निकले। और उतरते के साथ एक घूंसा तान करके बोले पंडित जी के ऊपर में, क्योंकि करतूत तो भी देख ही लिए थे। घूंसा तान करके बोले, सुअर, हम तुमको पुलिस में देगा। पुलिस में देगा। इतना सुनना था कि पंडित जी भी अपना पोथी पतरा जो भी दिन निर्धारित करने के लिए ले जा रहे थे वो जमीन पर पटक दिए और कमर पकड़कर ऐसी अंगड़ाई लगाई कि वो साहब वहीं कीचड़ में लेट गए और पंडित जी उनके ऊपर बैठ करके दमादम दर्जन 2 दर्जन घूंसा रसीद कर दिया। दे पुलिस में। और चला तेज गाड़ी, पुलिस में देगा। इतने में उनकी पत्नी गाड़ी से नीचे उतर आई। ऊंची एड़ी का जूता, हील वाला सैंडल, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पर रंग, भावों के ऊपर स्याही, मुझे छाते से गोदने लगी दूर से ही। हट 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 हट। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालता हुआ बोला, सुन ले तू भी सुन ले। देवी जी, आप मर्दों के बीच में ना पड़े तो ही अच्छा होगा। कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे दुख और अलग से होगा। साहब ने अवसर पाया तो संभल करके उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जम करके रसीद कर दी। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी। किनके? पंडित जी के। अब पंडित जी ने बौखला करके डंडा उठा लिया और साहब के पांव में जमा दिए। एक थाक, एकदम जो पैर और घुटना नीचे, तलवा और एड़ी और घुटना के बीच का जो जगह होता है ना, वहां कभी आपको चोट लगा हो तो आप रिलेट करना कि पंडित जी गुस्सा में लाठी उठाए और साहब जो पैर से मारे थे बूट पहन के पंडित जी को, एकदम निशाना लगा करके
हाँ, हाँ, जमा दिए वो। तो वो जो साहब थे, कटे पेड़ की तरह ढेर हो गए वहीं पे एक ही डंडे में। मेम साहब छतरी तान करके दौड़ी। मैंने पंडित जी ने मेम साहब की छतरी छीनी, फेंक दी, क्योंकि ये भी तो बौखलाए हुए थे। जो साहब थे वो अपना बूट से, पंडित जी के भी तो पैर में एक बूट जोरदार लगा दिए थे जम के। तो पंडित जी भी उठे, डंडा उठाए और ठीक निशाना लगा के, जो एड़ी और घुटना के बीच का पोर्शन होता है, ठीक बीचों बीच एक डंडा। वो बेचारा जो बहादुर साहब थे, वो वहीं पे कटे पेड़ की तरह गिर गए। ड्राइवर अभी तक बैठा हुआ है गाड़ी में ही और अंदर से सब कुछ देख करके मजे ले रहा है। अब वह भी उतरा और छड़ी लेकर मेरी तरफ दौड़ा। तो मैंने एक डंडा उसे भी जमाया, लौट गया। 50 आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि पर गिरे गिरे ही बोले, रास्कल, हम तुम्हें पुलिस में देगा। मैंने फिर डंडा संभाला और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भले मानस, नहीं बाबा, हम पुलिस में नहीं जाएगा, माफ कर दो मुझे। मैंने कहा, पुलिस का नाम नहीं लेना, नहीं तो यही खोपड़ी रंग दूंगा। समझ में आ रहा है बात? पुलिस का नाम लेगा, खोपड़ी यही रंग दूंगा मैं भाई। बहुत होगा 6 महीना जेल में रहेंगे, 6 महीना की सजा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़वा दूंगा। समझ गए? मोटर चलाते हो कि छींटे उड़ाते हो? मारे घमंड के अंधे हो जाते हो? सामने या बगल में कौन जा रहा है, इसका कुछ ध्यान भी नहीं रखते हो? अभी लगाऊं? डंडा लेकर के बोले, अभी लगाऊं? एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं, और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो सब उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। मतलब ये जो बड़े साहब लोग हैं मोटर कार वाले, ये पैदल चलने वालों को गंदा करके, चोटिल करके तमाशा बनाते हैं, और ये अपनी हंसी का पात्र उनको बनाते हैं। मतलब जब तक कोई दुखी नहीं होगा इनके किसी कृत्य के कारण, ये खुश नहीं हो सकते हैं, ये सुखी नहीं दिख सकते हैं। तो इनका यही नेचर है। आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी को परेशान ना करें तो उनके पेट में दर्द होने लगती है। अरे आज किसी को परेशान नहीं किया, मेरी वजह से कोई गाली नहीं खाया, मैंने किसी को आज गाली नहीं दिया, आज डांटा नहीं, आज बोला नहीं, इसी बात से परेशान रहते हैं। तो उनको असूरी आनंद आता था। किनको? बहादुर साहब को असूरी आनंद आता था। दूसरे को क्षति पहुंचा करके आप खूब हंसी ठिठोली करते थे, उसका तमाशा बनाते थे। साहब ने उस आदमी की ओर लाल लाल आंखें करके देखा जिसने कहा ऐसा ऐसा ना, कि मोटर वाले तो भाई पैदल चलने वालों को गंदा करते हैं, उसका तमाशा बनाते हैं। तो उसके तरफ साहब एकदम लाल लाल आंखें करके देखने लगे। तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। तो पंडित जी टांट लगाते हुए उनको बोले, अभी भी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई है, हैं? फिर लगाऊं एक सोटा, दिमाग खुलेगा? साहब ने घिघियाया, अरे नहीं 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 बाबा नहीं, सच बोलता है, सच बोलता है, अब तो खुश हो जाओ। वो जो आदमी जिसका लाल आंख दिखा रहे थे,
अब पलट गए कि वो नहीं नहीं वो ठीक बोल रहा है आदमी। मोटर में चलने वाला लोग ऐसा करता है कि जो पैदल जा रहा है उस पे छींटे उड़ा करके, गंदा करके, चोट पहुंचा करके उसका तमाशा बनाते हैं, और आप स्वयं आनंदित होते हैं। तो दूसरा बोला, वहां पे तो कईयों का भीड़ था ना, 50-60 आदमी का भीड़ था। तो उसमें से दूसरा बोला, अभी जो चाहे कह दें, लेकिन ज्यों ही गाड़ी पर बैठे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे, आग में घी डाला। ऐसे होते हैं, आप देखोगे, आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, 4-5 लोग हैं, अब वो लोग, अगर लड़ाई खत्म होने का भी संभावना है, ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे कि आपस में आप लड़ जाओ। जो लड़ाई 5 मिनट में खत्म होनी चाहिए थी, वो लड़ाई 15 मिनट तक खींच जाती है। तो आपका भी यदि कभी ऐसा सामना हुआ तो समर्थन कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है, मैं बस 30 सेकंड अपने लिए ले रहा हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, आपका बहुत आभार, आपने बहुत सपोर्ट किया है। और जो नए लोग हैं जिनके पास वीडियो पहुंच रही है, देख भी रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि जब तक आप सहयोग नहीं करोगे ना, आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे एकता में बल है, तो अपना एकता का परिचय दीजिए और कृपया करके सपोर्ट कीजिए। आते हैं कहानी पे वापस। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग थे, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत, अपना अपना वक्तव्य देने लगे। उन्हीं में से एक बोला कि भाई ये तो इनका झूठ मूठ का बहाना है कि ये सुधर गए, सब समझ गए, गाड़ी में बैठेंगे फिर से वही चाल ढाल आ जाएगा इनका, फिर से वही परेशान करना शुरू कर देंगे। और गाड़ी में बैठते के साथ तो अपने आप को ही नवाब से कम नहीं समझते हैं कि अब तो जो हैं सो हम ही के हम हैं दुनिया में, बाकी और कोई नहीं है। तो एक सज्जन, भीड़ में से ही एक सज्जन अपना मत दिए, इससे कहे थूक करके चाटेगा। तीसरे सज्जन ने कहा नहीं 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 नहीं, कान पकड़ के एकदम उठक बैठक करवाइए, जब तक गिनती पूरा नहीं हो तब तक छोड़िए नहीं। चौथा बोला, अरे ड्राइवर तो अभी तक उतरा ही नहीं है, ड्राइवर तो वहीं बैठ के मजे ले रहा है, पहले उसको उतारो, वो भी कम थोड़ी है। ये साहब यदि ऐसा करे तो चलो एक बार के लिए समझ में भी आ जाए। ये ड्राइवर, मालदार आदमी घमंड करे तो एक और बात है, ये ड्राइवर, तुम किस बात पर अकड़ते हो भाई? चक्कर हाथ में लिए आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, चक्कर मतलब वो गाड़ी का स्टीयरिंग, हाथ में लिए आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, पंडित जी को यह बात अच्छी लगी कि उठक बैठक करा लो भाई। तो ड्राइवर और मालिक दोनों को ही कान पकड़कर उठक बैठक लगाना शुरू कर देना चाहिए। और मेम साहब गिनेगी बगल में खड़ा होकर, पूरा 100, ना एक ज्यादा ना एक कम। और सुन लो बाबू बहादुर साहब, एक भी कम हुआ या जहां रुके, देख रहे हो ना, यही डंडा जिस डंडे से अभी अभी उनके उस पैर पे चोट किए थे, एड़ी और घुटने के बीच वाले भाग में, और वो कटे पेड़ की तरह गिर गए थे। तो राय साहब डंडा को देखते ही एकदम खड़े हो गए, नहीं नहीं, मैं तैयार हूं। दो आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, दो ने ड्राइवर महोदय को, जो गिरे हुए थे ना वो। ड्राइवर बेचारों को टांग में चोट लगी थी, वो पत्थर उथर चलाए थे तो एक आध छोटा सा लग गया था, फिर भी बैठ के लगाने लगा। साहब की अकड़ अभी काफी थी, खड़े थे तो खड़े थे, नहीं बैठेंगे हम। आप लेट गए और उलूल जलूल बकने लगे। मैं उस समय रौद्र रूप धारण किया हुआ था। पंडित जी के सर पे तो एकदम बात बैठ गया था। पहले तो कि वो बेचारे जा रहे थे अपना किसी जजमान के यहाँ शादी विवाह का दिन निश्चित तिथि तय करने,
भूखे पेट जा रहे थे, घर से नाश्ता वगैरह किया नहीं थे, ये सोच करके वो बढ़िया जजमान है, वो पूछ पूछ करके खिलाने वाला है। लेकिन यहाँ तो वो पूछ ही नहीं पाए उसके यहाँ। भूख लगी वो अलग, कपड़ा गंदा वो अलग, शरीर गंदा वो अलग, वस्त्र धोने में जो खर्चा बैठेगा वो अलग, क्षति हुई। अब ये सोच के इनका दिमाग हो गया एकदम रौद्र कि भाई आज तो नहीं छोड़ेंगे इसको। दिल में ठान लिया इससे तो बिना 100 उठक बैठक लगाए इसको छोड़ेंगे नहीं। अब जो बहादुर साहब थे वो उठक बैठक लगाने को तैयार नहीं। भाई हम बड़े आदमी हैं, साहब आदमी हैं, हम ऐसे थोड़ी किसी राह चलते के बोलने से हम उठक बैठक लगाना शुरू कर देंगे। अलग अकड़ में थे वो। तो पंडित जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। उंगली सीधा है ना, घी को निकालने के लिए कभी कभी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। उससे भी काम नहीं चले ना तो डब्बा गर्म कर दो और उलट दो, घी तो निकल जाएगा। तो पंडित जी उंगली टेढ़ा नहीं किए, डब्बा गर्म करने का काम करने लगे। कैसे? 4 आदमी को बुलाए, आओ भाई जरा इधर आओ। 4-5 कुछ आदमी आए इधर। रोड पे थी, गाड़ी खड़ी थी और रोड के दोनों ओर खाई था। खाई मतलब बहुत बड़ा खाई नहीं, लेकिन अभी भी आप देखते होगे ना कि रोड है और उसके आस बगल बगल में खेत है, तो उसके बीच कुछ डिस्टेंस आता है, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट का गड्ढा आता है, तब जाके खेत शुरू होता है। तो वैसे ही थी, सड़क ऊंची थी और दोनों तरफ गड्ढे थे, उसके आगे नीचे पे जमीन थी। तो एक तरीके से आप इसको खाई बोल सकते हो। बहुत बड़ा गहरा नहीं था, लेकिन ये अपने माइंड में रखना। इतना था कि गाड़ी अगर ढकेला जाए तो गाड़ी का कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। 4-5 आदमी को बुलाए, भाई इधर सुनो जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लोग पहुंचे, जाओ गाड़ी गिरा दो नीचे। 4-5 आदमी जैसे ही लगे, साहब जी हाथ जोड़ दिए। ना ना नहीं साहब, नहीं बाबू, नहीं बाबा, नहीं भैया, ऐसा मत करो, गाड़ी मत तोड़ो मेरा, हम तैयार हैं उठक बैठक करने के लिए। अब पंडित जी को थोड़ा लगा कि हाँ भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये पोजीशन में आ गया पंडित जी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुको रुको, अभी नहीं गिराना, अब तैयार है, इधर शो शुरू होने वाला है, अभी अभी शो शुरू होगा, इधर आ जाओ। तो आदमी सब अलग हट गए और इधर आ गए। अब साहब जो थे आंखें बंद कर ली और उठक बैठक लगाना शुरू किया। शर्म भी तो वैसे वैसे लोगों में होती है, मालदार सेठ में, लोग में, बड़े इंसान में, हम इतने बड़े हैं ऐसे काम कैसे करेंगे। अब भाई जान पर बनाई है, करना है ही। तो भाई इतना लोग हमको देख रहा है, चलो हम ही नहीं किसी को देखते, आंख बंद की और लगाना शुरू कर दिए। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रोब से जवाब दिया, हम नहीं गिनता। तो इस तरह साहब दिन भर तो नहीं गिन रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। तो अब तो साहब बस दिन भर बस यही साहब का चलता रहेगा। तो इस तरह साहब तो दिन भर कांकते रहेंगे और ना ही मैं उन्हें छोड़ने वाला हूं। मुझे 100 गिनती चाहिए, वो भी आप गिनेंगी। इतना बोल के पंडित जी थोड़ा गर्वीली मुस्कान में आ गए। हाँ, अब सही हो रहा है। अगर उनको कुशल से घर ले जाना चाहती हो तो बैठ के गिन दो, मैं रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान न बचेगी, तो बैठक लगाने लगे और मेम साहब शांति से शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे। अब गिनती तो 100 तक जानी है। तो साहब जी उठक बैठक कर रहे हैं, मैडम काउंटिंग कर रही हैं। इसी सब के बीच में सहसा एक दूसरी मोटर आती हुई दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़ कर बोले,
पंडित जी, आप मेरा बाप हैं, मुझ पर दया करो, अब हम कभी मोटर पर नहीं बैठेगा, कभी नहीं, अब कभी मोटर पर नहीं बैठेगा। तो पंडित जी नरम दिल के थे, क्रोध जानबूझ करके कर रहे थे, क्रोध के वशीभूत नहीं हुए थे। बहुत गहरी बात कह रहा हूं इस कहानी में। क्रोध जानबूझ करके कर रहे थे, क्रोध उनको आया नहीं था। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही वो बोले कि अब मैं कभी भी मोटर पर नहीं बैठूंगा, तो पंडित जी जवाब दिए कि नहीं नहीं, मैं मोटर पर बैठने से थोड़ी मना कर रहा हूं या थोड़ी रोक रहा हूं। भाई मोटर आपका, पैसा आपका, ड्राइवर आपका, आप बैठो। बस इतना ही तो कह रहा हूं कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो। ये जो आप अपने मनोरंजन का साधन समझ लेते हैं, इसको बंद कीजिए। पंडित जी बड़े नम्र हो गए। इससे एक बात सिद्ध होती है कि पंडित जी ने क्रोध किया, उनको क्रोध आया नहीं। उन्होंने गुस्सा किया, उनको गुस्सा आया नहीं। क्यों कह रहा हूं? यदि गुस्सा आता तो जितना मात्रा में आता उतना मात्रा में निकलता, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता उस क्षण। पर यदि आप गुस्सा जानबूझ के करते हो, जानबूझ के करना मतलब आपका कॉन्शियसनेस वहां है, आप होश में हो, गुस्सा भी कर रहे हो तो होश में हो करके, होश में रह करके कर रहे हो, होश पूर्वक देख रहे हो कि मैं इतना गुस्सा कर रहा हूं, मुझे कितना गुस्सा करना चाहिए। समझ गए? एक होता है मुझे गुस्सा आया, तो ना आने पे कंट्रोल है तो जाने पे कंट्रोल नहीं होगा। मुझे टॉयलेट आया तो जितना आया उतना गया, उतना मैंने कर दिया। मुझे छींक आई, जितनी तीव्रता चढ़ी उतनी तीव्रता से निकल गई। डिफरेंस है। तो पंडित जी गुस्सा किए, जानबूझ कर किए, होश हवास में रहकर किए, मात्रा भी निर्धारित किए कि कितना गुस्सा करना चाहिए और कब वहां बंद कर देना चाहिए गुस्सा को करना। तभी तो उनके ये कहने पे कि अब मैं मोटर पर ही नहीं बैठूंगा, पंडित जी एकदम शांत हो गए और कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मेरा इरादा ऐसा करवाना नहीं था। भाई मोटर आपका, ड्राइवर आपका, सब कुछ आपका, पैसा संपत्ति सब आपका, बस आपसे इतना नम्र निवेदन है कि मोटर पर बैठ कर भी आदमियों को आदमी समझिए, अपने मनोरंजन का पात्र नहीं समझिए। उसे भी चोट लगती है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी दुख होता है। दूसरी गाड़ी भी तेज गति से ही आ रही थी। अब ये लोग तो वहां पे अभी तमाशा चल ही रहा था, तो उसको इशारा किया हाथ से, रुक 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 रुक। सब आदमियों ने दो दो पत्थर उठा लिए हाथ में। उस गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था, गाड़ी धीमी करके सड़क जाना चाहता था, पर ऐसा हो ना सका। वहां पर अभी प्रसाद बंट रहा था। भाई आप तेज चल के आए हैं, आइए आपका स्वागत है। दो चमेटा खींच के उसको लगाए और विदा किए उसको वहां से कि भाई अब तुम जाओ, तुम्हारा कोटा पूरा। तीसरी गाड़ी वाले भी है, तो उनको भी ऐसे ही रोका गया, उनको भी उतारा गया। तेज गति से आ रहे थे तो उनको रोका गया, हाथ से इशारा करके रुको रुको, उतारा गया। तो उतरते के साथ रोब में तो आए, कौन है बे, पर इतना आदमी का भीड़, लाठी डंडा और पत्थर देखे रहा सहा उनका अकड़ ढीला पड़ गया। आराम से दो लिए और निकल लिए। सहसा एक आदमी चिल्लाया, अरे पुलिस आया, पुलिस आया, पुलिस आ रही है। सब के सब फुर्र हो गए और पंडित जी भी सड़क से नीचे उतर करके एक गली में घुसे और गायब हो गए। तो इतनी सी कहानी थी। और अगर मजा आया हो
कहानी को अभी बारिश के मौसम से आप रिलेट कर पा रहे हो, या आपके साथ भी ऐसी कभी घटना हुई हो कि आप सड़क पे जा रहे हो, कोई गाड़ी वाला फर्र से निकला और आप कपड़ा आपका खराब, शरीर पे छींटे पड़ गए। ऐसा यदि हुआ है, रिलेट हो रहा है कहानी के माध्यम से, तो कृपया अपना समर्थन जरूर दीजिए। यही आशा के साथ फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए चलो, तब तक के लिए नमस्कार।